ठीक है जी, चलें अब स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। और आप लोगों को पता है कि आप लोगों का ये जो मॉड्यूल है ये माइक्रोबायोलॉजी का मॉड्यूल चल रहा है। और माइक्रोबायोलॉजी हम पहले भी डिस्कस करते रहे हैं कि इन्फेक्शन कंट्रोल का सबसे अहम पार्ट है। अगर आपको ये आइडिया हो जाए कि माइक्रोब्स कौन से किस तरह से और उनका रिजर्वायर क्या है, वो कैसे बिहेव करते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं, तो इन्फेक्शन कंट्रोल आसान हो जाता है उन्हीं चीज़ों पे कवर कंट्रोल करके। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है और इसको थोड़ा सा आपको तवज्जो देनी पड़ेगी, थोड़ा सा इसके ऊपर टाइम भी लगाना पड़ेगा, आप लोगों को अलग से स्टडी करनी पड़ेगी। मैं इसमें कोशिश करूंगी कि आज और कल का दो जो सेशन है एक हम इसी पीपीटी में करें, लेकिन इसमें कुछ असाइनमेंट्स आपको दूं और आप लोग इसके ऊपर फर्दर स्टडी करके आए। ठीक है जी। तो हम बेसिकली पढ़ेंगे सिर्फ वो वाले ऑर्गेनिज्म जो हॉस्पिटल्स में आमतौर पे हम लोगों को मिलते हैं और रिपोर्ट होते हैं, और उनको हमने देखना है कि हम कैसे उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो आपको पता है कि हमारी सराउंडिंग में हर तरफ ऑर्गेनिज्म ही ऑर्गेनिज्म है, उनसे ज़्यादा है, मिलियन बिलियन एंड ट्रिलियन। और हर जगह है, हवा में है, मिट्टी में है, पानी में है, हमारी बॉडी के ऊपर है, हमारी बॉडी के अंदर है, एनिमल्स में है, प्लांट्स में है। उसमें बेशुमार जो हैं वो बेनिफिशियल हैं, कुछ नॉन बेनिफिशियल हैं, कुछ अपॉर्चुनिस्टिक हैं, कुछ ऐसे हैं जो डिजीज देते हैं, कुछ जो डिजीज नहीं देते। तो कहते हैं कि जितने भी मिलियन बिलियन एंड ट्रिलियन ऑर्गेनिज्म है उसमें से 4% हैं जो एनिमल्स एंड प्लांट्स को डिजीज देते हैं, उस और सिर्फ 1% है जो ह्यूमन बीइंग को डिजीज देते हैं। तो उस 1% में से भी हम कुछ ऑर्गेनिज्म के बारे में आज देखेंगे, और इस 1% ने ही हम लोगों के लिए काफी मुश्किलात खड़ी की हुई हैं। तो ये भी अल्लाह की मेहरबानी है कि 1% ही है। ठीक है जी। तो डॉक्टर आकाश आप अपना नेटवर्क चेक करें, बाकी सबको आवाज आ रही है। हो सकता है कि आपका नेट स्लो हो। ठीक है, तो हम पहला देखते हैं स्लाइड क्या है। ये है एक पेशेंट और सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल कहाँ से हो सकते हैं। तो पहले तो हो सकता है कि बेशुमार जो डिवाइसेस पेशेंट को अगर लगी हैं, जितनी भी डिवाइसेस लगी हैं वो एक सोर्स बन सकती हैं इन्फेक्शन के लिए। कैथेटर हो सकता है, कैनुलास हो सकते हैं, ड्रेनेज हो सकती हैं, सेंट्रल लाइन हो सकती हैं, सर्जरीज हो सकती है, और कोई भी एक लाइंस जो है वो पेशेंट के लिए एक सोर्स बन सकती है इन्फेक्शन का। फिर फोमाइड कंटेमिनेशन है, ठीक है, जो भी कंटेमिनेशन है वो पेशेंट का अपना नॉर्मल फ्लोरा वो भी अपॉर्चुनिस्टिक बनता है, वो भी इन्फेक्शन कॉज करता है। वाटर एंड फूड एक और सोर्स है इन्फेक्शंस का, इसमें भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हवा है, जैसे अभी मैंने बताया था कि हवा में भी ऑर्गेनिज्म होते हैं। हवा, हॉस्पिटल की जो हवा है अगर वो प्योर नहीं है, वो अगर कंटेमिनेटेड है, डर्टी है, तो वो भी पेशेंट को इन्फेक्शन देने का बाइस बनती है। सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, हॉस्पिटल पर्सन्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो भी बहुत बड़ा सोर्स बनते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स इन्फेक्शन देने के लिए। ठीक है, विजिटर्स हैं पेशेंट की फैमिली, इसलिए कहते हैं हॉस्पिटल के अंदर ट्रैफिक कंट्रोल होना चाहिए, ज़्यादा पेशेंट्स के फैमिली को वहाँ पे विजिट नहीं करना चाहिए, उतने ही लोग आए, अप्रोप्रिएट उनका नंबर होना चाहिए। और दूसरे पेशेंट्स जो कि डिजीज ट्रांसफर कर सकते हैं, डिजीज स्प्रेड कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं क्या? The tiniest life form are the bacteria, yeast, molds and viruses, termed microorganisms, जो खाली आंख से नजर नहीं आते, कैन नॉट सी विदाउट माइक्रोस्कोप। तो
वो सारे ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ देयर साइज। माइक्रो मीनिंग स्मॉल एंड ऑर्गेनिज्म मीनिंग लिविंग बींग्स, ऐसी लिविंग बींग्स जो बहुत ही टाइनी हैं, जिनको नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। ओके, हम डायरेक्टली आ जाते हैं अपने उन ऑर्गेनिज्म पे, क्योंकि मेरा ख्याल है शबनम का जो रिकॉर्डेड लेक्चर था वो आप लोगों ने सुना होगा और उसमें आपको काफी हेल्प मिली होगी। सुना था सब लोगों ने? दोनों सेशन सुन लिए थे? सहर, आपको अभी भी आवाज नहीं आ रही है? ओके राइट, तो आप लोगों को बेसिक आइडिया हो गया होगा और आप लोगों ने करना भी ये है कि उसको पेपर भी होंगे तो उसको उसको एक बार दोबारा सुन लीजिएगा, ठीक है? और स्टडी करनी होगी आपको। हम सबसे पहले बात करते हैं स्टेफिलोकोकस स्पीशीज की। स्टेफिलोकोकस अब तक हॉस्पिटल में होने वाले सबसे ज्यादा इन्फेक्शन का एक सोर्स जो बनता है वो स्टेफिलोकोकस है। स्टेफिलोकोकस ग्राम पॉजिटिव बीटा हेमोलाइटिक बैक्टीरिया है, अगर सिग्नली इन पेयर्स शॉर्ट चेन एंड द क्लस्टर्स की फॉर्म में होता है। और ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड स्टेफले यानी बंच ऑफ ग्रेप्स। इस तरह से इसकी शेप होती है जैसे अंगूरों का गुच्छा होता है, इस तरह की इसकी शेप होती है और ये ग्रीक वर्ड से इसको स्टेफलो का नाम दिया गया है। Ubiquitous colonizer of the skin and a mucous membrane। आमतौर पे ये हमारी अपनी बॉडी का कॉलोनाइजर भी बनता है, हमारी अपनी बॉडी का ये नॉर्मल फ्लोरा भी कहा जाता है और हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन पे ये कॉलोनाइज कर जाता है। स्पेशली हमारे जो नोस्ट्रल हैं इसके अंदर ये वहाँ पे ये ग्रो करता है और वहीं पर ये अपना जो है वो घर बना के रह रहा होता है, ठीक है? तो स्टेफिलोकोकस ऑरिस इज गोगुलस पॉजिटिव एंड कोगुलस नेगेटिव स्टेफ भी आमतौर पे पेशेंट में आइडेंटिफाई होते हैं, जो कि मोर देन 30 स्पीशीज हैं और 15 ऑफ विच आर ह्यूमन पैथोजन, जिसमें से 15 जो है वो इंसानों को नुकसान पहुंचाती है, यानी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया बन जाता है, ठीक है? इसमें से आपकी स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस है, सेफ्रोबाइटिस है। इस तरह से ये 15 स्पीशीज हैं जो ह्यूमन के लिए नुकसान का बाइस बनती है। लेकिन हम लोग आमतौर पे जो ज्यादा देख रहे होते हैं, हम कोगुलस नेगेटिव स्टेफ देखते हैं, जो कि कभी कभी हम उसको कंटेमिनेशन कंसिडर भी करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि एक अडल्ट हेल्दी पेशेंट को कोगुलस नेगेटिव स्टेफ जो है वो इन्फेक्शन आमतौर पे कम होता है। इसलिए उसका एक बाकायदा क्राइटेरिया है कि अगर कोगुलस नेगेटिव स्टेफ रिपोर्ट हुआ है ब्लड कल्चर में तो उसका ब्लड कल्चर रिपीट करा लें, क्योंकि ये कंटेमिनेशन चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हमारे हाथ सही तरह से नहीं धुले हुए हैं या पेशेंट की स्किन को सही तरह से डिकंटामिनेट नहीं किया गया है, अल्कोहल और क्लोरहेक्सिडीन से वाइप नहीं किया गया है या प्रॉपर्ली वॉश नहीं किया गया है, तो निडल इंसर्ट जब करते हैं तो उसके साथ बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स निडल के साथ लग के ब्लड कल्चर्स के साथ चले जाते हैं, जो कि कंटेमिनेशन होती है और वो आइडेंटिफाई होते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी ये इन्फेक्शन भी कॉज करते हैं। और इन्फेक्शन किस में हो सकता है? वो पेशेंट्स जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, जो किसी ऐसी डिजीज का शिकार होते हैं या ऐसी किसी मेडिकेशन पर होते हैं जिससे उनका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है, लाइक कीमोथेरेपी ड्रग्स, या कॉर्टिसोन बहुत अरसे से मिल रही है, या HIV के पेशेंट्स या इस तरह की मिलती जुलती डिजीजेस के पेशेंट्स, तो उनके अंदर इम्यून सिस्टम जब बहुत ही डाउन हो जाता है तो उन पेशेंट्स में ये इन्फेक्शन भी करता है। तो इसका जो क्राइटेरिया है वो यही है कि अगर किसी पेशेंट का ब्लड कल्चर भेजा है और उसमें कोगुलस नेगेटिव स्टेफ आइडेंटिफाई हुआ है तो उसको टेस्ट को रिपीट कर लें और पेशेंट को क्लिनिकली भी एग्जामिन कर लें कि उसको टेम्परेचर या TLC उसके डिरेंज तो नहीं है, ठीक है? स्टेफिलोकोकस प्रोडक्ट सेवरल टॉक्सिन, बहुत सारी वो प्रोड्यूस करता है, टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो कि मेम्ब्रेन डैमेज करता है, मेम्ब्रेन डैमेजिंग टॉक्सिन होती है। और ये सुपर एंटीजेंस दैट इज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कॉज करता है। पेशेंट कभी कभी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम का आपने नाम सुना होगा, ये स्टेफिलोकोकस ऑरिस की जो वो प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन, उसकी वजह से हो सकती है, ठीक है? और एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करता है,
फ्लाइलेटिव टॉक्सिन्स करता है, स्टेफिलोकोकस स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम करता है। तो सबसे ज्यादा हॉस्पिटल्स में होने वाले इन्फेक्शंस का जो कंट्रीब्यूशन है वो स्टेफिलोकोकस के नाम जाता है। स्टेफ जो है बेसिकली बहुत रैपिडली ग्रो करता है ऑन ब्लड एगर प्लेट जब हम इसको कल्चर के लिए भिजवाते हैं, और ये हार्श इन्वायरमेंट में भी सरवाइव कर जाता है। ठीक है, हॉट जैसे कि हाई सॉल्ट मीडिया यूज किया जाता है लेबोरेटरी में, तो वहां पे भी ये आराम से ग्रो कर जाता है। एंड रिलेटिवली हीट रेजिस्टेंट होता है, यानी गर्मी में भी ये ग्रो कर जाता है। मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियसिस, जिससे हम MRSA के नाम से जानते हैं, मोर देन 80% ऑफ द कॉन्स and global antimicrobial surveillance trend shows the decline in the prevalence of the MRSA among bloodstream infections since 2009. Vancomycin intermediate resistance visa जिसे कहते हैं and vancomycin resistant strain are recognized. ये भी Staphylococcus aureus से इसका जो आपका ग्राम पॉजिटिव है वो भी इसके साथ रेजिस्टेंट हो सकता है। और स्टैफ इन्फेक्शन में कॉज डिजीज ड्यू टू द डायरेक्ट इन्फेक्शन और ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द टॉक्सिन बाय द बैक्टीरिया, जैसे कि बॉयल्स, इम्पिप्टाइगो, फूड पॉइजनिंग, सेलुलाइटिस एंड टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम आर द एग्जांपल ऑफ द डिजीज दैट कैन बी कॉज्ड बाय द स्टेफिलोकोकस। तो अगर कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आता है जिसके वुंड जो है वो ठीक नहीं हो रहे, और या सर्जिकल साइड इन्फेक्शंस हो रहे हैं ज्यादा, या उनका कोई भी वुंड है वहां पे पस फॉर्मेशन हो रही है और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो जरूर उसका कल्चर करा के देखें। ऐसा ना हो कि वो MRSA या किसी ड्रग्स के साथ वो रेजिस्टेंस डेवलप कर चुका हुआ। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस एक और ऑर्गेनिज्म जो कि ग्राम पॉजिटिव टॉक्सिक है, दैट लैक मोबिलिटी एंड डू नॉट प्रोड्यूस स्पोर्स। ये स्पोर्स नहीं डेवलप कर सकता। इट ग्रोज इन पेयर्स और चेन, और इट इज फ्रीक्वेंट पैथोजन ऑफ द ह्यूमन। ये इंसानों के लिए डिजीज कॉजिंग एजेंट बनता है, यूजुअली कॉजिंग अ सेकेंडरी इन्फेक्शन आफ्टर अ वायरल इन्फेक्शन और डिसरप्शन ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा। ठीक है, जैसे कि ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस has caused puerperal fever and the scarlet fever, and there has been a recent increase in the invasive जो आपका वो है group A beta hemolytic streptococcus infections from the mild pharyngitis and impetigo to serve. Invasive infections including cellulitis and the necrotizing fasciitis. Or GBHS infections are the concern for the burn wound as well as the puerperal and the neonatal infants. ज्यादातर उन बच्चों में इन्फेक्शंस जो कि बहुत छोटे बच्चे होते हैं, न्यूनेट्स होते हैं, इनके अंदर इन्फेक्शन का बायस बनता है, और इसका वायरुलेंस फैक्टर दैट कैन कॉज अ नंबर ऑफ द डिफरेंट डिजीजेस, बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीजेस का बायस बनता है। इट कैन बी कॉलोनाइज और मल्टीप्लाई रैपिडली, बहुत तेजी, ये कॉलोनाइज भी होता है और इन्फेक्शियस डिजीज भी कॉज करता है, और बहुत रैपिडली, बहुत तेजी से ये ग्रो कर रहा होता है। GABHS has a hyaluronic acid capsule that contain an antigen similar to those human cells. इसलिए जो आपकी फिगोसाइटोसिस होती है उसको कंफ्यूज कर देता है हमारे इम्यून सिस्टम को, और इम्यून सिस्टम समझता है कि ये हमारी अपनी बॉडी का हिस्सा है, वो उसको फिगोसाइटोसिस नहीं करता। तो एडिशनली इट्स प्रोड्यूस एक्सोटॉक्सिन सच एज द पायरोजेनिक टॉक्सिन विच इज कॉज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, जो कि आप देखते हैं कि पेशेंट सेप्सिस में चला गया है और अब कहते हैं कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में पेशेंट चला गया है, वो इसकी टॉक्सिन जो एंडोटॉक्सिन है वो इसको रिलीज कर रहा होता है, जिसकी वजह से इसे कहते हैं डिस्टेंस डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज, यानी ऑर्गेनिज्म अगर एक जगह पे है लेकिन उस टॉक्सिन है वो पूरी बॉडी में ट्रेवल करके सिस्टमिक फेलियर कर रहा होता है। Ciclia can include rheumatic fever and kidney disease. Most infections involve the skin are the respiratory systems. तो हमारी जो स्किन और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में भी स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनेसिस का रोल मौजूद है। आयशा, आवाज नहीं आ रही अभी भी आपको? आप लोगों को आवाज सही नहीं आ रही है क्या?
क्लियर है? ओके गुड, ठीक, राइट। कुछ लोग शायद नेट नेट को थोड़ा सा अपना अच्छा वाला रखें ताकि आपको लोगों को ये प्रॉब्लम ना हो। नेट की जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं ये वाले इश्यूज होते हैं, चाहे हम कहीं से भी अमेरिका से भी ले रहे होते हैं तो प्रॉब्लम आ रही होती है। ठीक है जी, तो अब हम बात करते हैं मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस हमारे पाकिस्तान में ये बाहर के ममालिक में भी ये अच्छा खासा खतरनाक एक सूरत हाल इख्तियार कर चुका हुआ है। और हमारे यहाँ भी हम लोगों ने अपने हॉस्पिटल का एक डाटा जमा किया था, तो हमारे अपने हॉस्पिटल में कम्युनिटी से आने वाले जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें सबसे हाईएस्ट नंबर पे हमारे ऐसे था, ऑलमोस्ट 6%, यानी टोटल और जितने भी कम्युनिटी से इन्फेक्शन आ रहे होते हैं उसका एक ह्यूज नंबर जो था वो MRSA का था। और तो हमारी सराउंडिंग में जो कम्युनिटी में भी जो GPs जो जनरल प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं वो मेडिकेशन एंटीबायोटिक फ्रीली दे रहे होते हैं, वो एक बहुत बड़ा सोर्स बन रहा है हमारी उन ऑर्गेनिज्म को भी रेजिस्टेंस करने का जो बाहर से GP से मेडिसिन ले रहे होते हैं। तो ठीक है, जिन लोगों ने हैंड रेज किया है वो अपने क्वेश्चंस डालते जाएं यहाँ पे, मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद आप लोगों का चैट बॉक्स चेक कर रही हूँ। ठीक है जी, मेथिसिलिन स्टेफिलोकोकस पॉजेस अ सीरियस प्रॉब्लम। पेनिसिलिन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1942। आपको इसकी हिस्ट्री पता है ना? पेनिसिलिन जो बनी थी, जो इनके वो थे जिन्होंने इसको, जो फाउंडर थे, उन्होंने कोई फंगल किसी प्लेट पे ग्रो कर रहे थे और वहां पे भी इसका स्टेफिलोकोकस का भी ऑर्गेनिज्म था, पर उन्होंने देखा कि वो स्टेफिलोकोकस ऑर्गेनिज्म ने वहां से अपनी जगह शॉर्टन कर दी थी, क्योंकि वहां पे जो फंगस था वो उसको खा रहा था उस ऑर्गेनिजम्स को। तो उस वक्त ये रियलाइज हुआ कि ये वाला जो स्पेसिफिक फंगस जिसको पेनिसिलिन का नाम दिया गया, ये पेनिसिलिन स्टेफिलोकोकस ऑरेसिस को खत्म कर सकती है। तो पेनिसिलिन फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुई थी 1942, और लेकिन ये बहुत ही जल्दी इसने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया था 1959 में ही, क्योंकि ये इस वक्त तो ख्याल भी नहीं था 1942 में, ये किसी को अंदाजा नहीं था कि जो हमने आइडेंटिफाई की है एंटीबायोटिक वो इतनी जल्द वो रेजिस्टेंस भी डेवलप कर सकती है। तो इसलिए फ्रीली इसको यूज किया गया और बहुत ही इस चीज़ पे शुक्र अदा किया गया कि एक ऐसी मेडिसिन हमें मिल गई है जो इस तरह के होने वाले इन्फेक्शन का इलाज कर सकती है। लेकिन जब बहुत फ्रीक्वेंटली एंटीबायोटिक्स दी गई तो स्टेफिलोकोकस ऑरेस ने इसके अगेंस्ट भी अपने लिए एक वॉल तैयार कर ली और वो रेजिस्टेंस डेवलप हो गई। तो ये आइडेंटिफाई हो गया था 1959 में कि मेथिसिलिन जो है वो उसके साथ रेजिस्टेंस डेवलप कर रही है। ठीक है जी, तो सिंस दैट टाइम MRSA हैज स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में फैल रहा है। इन द यूनाइटेड स्टेट बाय द 1999 MRSA इन्फेक्शन अकाउंटिंग फॉर द ओवर 1/3 ऑफ द स्टेफिलोकोकस इन्फेक्शंस, सबसे ज्यादा होने वाले इन्फेक्शंस में इसको कंसिडर किया गया। Many MRSA form are resistant to multiple antibiotic and respond only to vancomycin or other investigational drugs, and there are now vancomycin resistance forms, यानी vancomycin से भी उसने रेजिस्टेंस डेवलप कर ली हुई है। People who have had invasive procedures are immunocompromised are most often infected. ऐसे पेशेंट्स जो या तो कोई सर्जरीज करा रहे हैं, सर्जरीज के बाद इस तरह का MRSA डेवलप कर रहे हैं, या इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज उसके अंदर भी। तो इसीलिए WHO ने इसके ऊपर बाकायदा जो सर्जिकल साइड इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोग्राम दिया है, उसमें उन लोगों की रिकमेंडेशन है ये कि अगर आप इलेक्टिव पेशेंट की सर्जरीज कर रहे हैं तो उनको पहले डीकोलोनाइज करें फॉर दी MRSA। तो उसकी कुछ ट्रीटमेंट है, वो हम आगे जब जाएंगे इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस पे तो हम आपसे के साथ ये भी शेयर करेंगे। MRSA has numerous hospital associated strains, ठीक है, that have adopted well to the hospital environment में ग्रो कर चुका हुआ है, इसी तरह से कम्युनिटी में ग्रो कर चुका हुआ है। और यूजुअली स्किन इन्फेक्शन हैव बीन आइसोलेटेड एज वेल, और हमारी अपनी स्किन के ऊपर इसने जो है अपना घर कर लिया। Most hospital-acquired MRSA is caused by the auto-infections in people who are already carries with nasal carriage. जरूरी नहीं है कि फिर वो हॉस्पिटल्स की एनवायरनमेंट से इन्फेक्शन लगवाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कम्युनिटी में हैं, उनके अपने जो कोलोनाइजर्स हैं वही उस पेशेंट के वोंड को भी इन्फेक्शन दे रहे होते हैं। उनकी जो सर्जरीज हैं
समटाइम वो जो इन्फेक्टेड होती हैं वो उनके अपने ओन फ्लोरा से जो कि रेजिस्टेंट डेवलप कर चुकी हुई है, उसकी वजह से भी वो इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। ठीक है, frequently related to the prior antibiotic use and the prolonged hospitalization, तो उसके लिए एक और एक डेंजरस है, अगर उसके अनअप्रोप्रिएट अंडर यूज, मिस यूज, ओवर यूज अगर एंटीबायोटिक है तो उनके अंदर भी रिस्क ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है, या बहुत लंबा अरसा तक हॉस्पिटलाइज रह रहे होते हैं लोग, उसकी वजह से भी ये इन्फेक्शन हो रहा होता है। इसीलिए WHO ने इसके ऊपर पूरा एक प्लानर बना के दिया है कि जो सर्जिकल साइड इन्फेक्शन प्रिवेंशन है तो उसके लिए हमें कौन कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एक और ऑर्गेनिजम्स। समझ में आ रहा है? ये प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा, इजी है। हेलो, सब लोग सो गए? ओके गुड, राइट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम इसको थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। एक और ऑर्गेनिज्म स्ट्रेप्टोकोकस pneumoniae। स्ट्रेप्टोकोकस pneumoniae इज अ ग्राम, ये भी ग्राम पॉजिटिव एलोंगेटेड एनोरेबिक कॉक्सिक है, यानी कि ये ऑक्सीजन नहा हो जहां पे वहां ये जिंदा नहीं रह सकता। एनोरेबिक वो कहते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो कि विदाउट ऑक्सीजन नहीं रह सकते हैं, इनको ऑक्सीजन चाहिए होती है। It may occur singly in the pair, most common are in chain. It lacks motility, यानी ये move नहीं कर सकता and does not produce spores. It is a part of the transient flora of the nasopharynx. आमतौर पे nasopharynx का ये transient flora है। और strep pneumoniae is encased in a polysaccharide capsule that prevent phagocytosis. ये phagocytosis होने से उसको बचा लेता है क्योंकि इसके अंदर पॉलीसेक्राइड कैप्सूल्स की जो कैपेबिलिटीज हैं, इसकी वजह से ये फेगोसाइटोसिस नहीं हो पाता है। The cell wall activates the alternate complement cascade along others, causing an inflammatory reaction, and as the strep pneumoniae is destroyed, it releases nemolysin and other cytotoxin that increase inflammation. ये अपनी टॉक्सिन रिलीज करते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज, सेल को किल कर देता है, जो बॉडी सेल, ह्यूमन बॉडी सेल्स होते हैं उसको किल कर देता है, और कैन कॉज सेप्टिक शॉक। अगर ये पेशेंट के बॉडी में एंटर हो जाता है तो ये क्या करता है, अपनी साइटोटॉक्सिन रिलीज करता है, जिसके नतीजे में हमारा इन्फ्लामेटरी सिस्टम इंक्रीज हो जाता है, इन्फ्लामेशन इंक्रीज हो जाती है, और हमारी जो बॉडी के सेल्स हैं उसको किल कर देता है, और जिसके नतीजे में सेप्टिक शॉक में पेशेंट चला जाता है। दिस सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ द 6 लेयर ऑफ द पेप्टोग्लाइकेन एंड कंटेन choline that allow it to adhere to the cell with the choline binding receptors, including almost all human cells, जिसकी वजह से ये वहां पे फेगोसाइटोसिस नहीं हो पाता है। Strep pneumoniae has a transformation system that allow it to easily mutate and develop resistant to antibiotic. इसके अंदर ऐसी वो है प्रॉपर्टीज के ये क्या करता है, अपनी 6 लेयर्स की वजह से इसको आसानी हो जाती है एक सिस्टम डेवलप करने के लिए कि ये म्यूटेंट हो जाता है तेजी से, और क्या करता है, रेजिस्टेंट डेवलप कर लेता है अगेंस्ट द एंटीबायोटिक। इट इज अ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द लोबार नमोनिया, जो हमारी लंग्स डिजीज नमोनिया करता है, ये लोबार नमोनिया इन अडल्ट, एंड देयर हैव बीन फ्रीक्वेंट आउटब्रेक इन नर्सिंग होम्स, जहाँ पे ओल्ड एज के पेशेंट्स रखे जाते हैं, एज्ड पेशेंट्स होते हैं, वहाँ पे इसका बहुत ज्यादा आउटब्रेक देखा गया है, या बूढ़े लोगों में इसका आउटब्रेक बहुत देखा गया है। इम्यूनाइजेशन इज द प्राइमरी मेथड ऑफ द प्रिवेंशन, लेकिन इसकी प्रिवेंशन मौजूद है, इसकी वैक्सीन मौजूद है, वैक्सीन करवा के पेशेंट को सेव किया जा सकता है फ्रॉम द स्ट्रेप्टोकोकस pneumoniae इन्फेक्शन। Treating the gram-positive Streptococcus cocci, gram-positive cocci are the group together based on their gram stain reaction, thick cell wall composition, and the spherical shape. Most are the member of the Micrococcia family. One species of the Streptococcus is Streptopyogenesis, is responsible for about 90% of all cases of the pharyngitis.
अगर कोई फेरेंजाइटिस के साथ पेशेंट आ रहा है जिनकी फेरेंक्स की इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो 90% उसके पीछे जो हाथ है वो स्ट्रेप्टोकोकस जो पैराजेनेसी इसका है, ऑफ विच स्ट्रेप थ्रोट, जिसे आमतौर पे कहते हैं स्ट्रेप थ्रोट्स के नाम से भी पहचाना जाता है, इज वन ऑफ द फॉर्म. Penicillin is usually administered quickly to avoid pneumonia or the rheumatic fever. And another species, Staph agylectiaceae, also treated with the penicillin, is a cause of the sexually transmitted urogenital infections in female. The Enterococci streptococci gives rise in such disease such as the septicemia, endocarditis, and appendicitis. One species, जो Entero इसकी है स्ट्रेप्टोकोकस की E. faecialis causes the urinary tract infections, and E. faecium is a bacterium resistant to many common antibiotics. जो Streptococcus pneumoniae cause pneumonia, meningitis, and otitis media. Patient with a penicillin sensitive strep pneumoniae can be treated with a beta lactamase antibiotics. अगर कोई ऐसी पेनिसिलिन पेशेंट जो है पेनिसिलिन सेंसिटिव है तो स्ट्रेप pneumoniae को हम जो बीटा लैक्टामेस एंटीबायोटिक्स हैं उसके के साथ भी ट्रीट करते हैं. स्टेफिलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस की अंदर जो इसकी फॉर्मेशन होती है, जैसे स्टेफिलोकोकस जो है वो इनकी आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये ग्रैप्स की फेज उसमें सूरत में होता है, और ये स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो चेन की फॉर्मेशन में बनता है, यानी इनकी दोनों की जो डिजाइनिंग है वो डिफरेंस है और दोनों थोड़ा सा डिफरेंट इन्फेक्शंस दे सकते हैं. आमतौर पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जैसे ग्राम पॉजिटिव है तो बहुत सारी ऐसे ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो पेनिसिलिन फॉर्म की एंटीबायोटिक्स हैं उसके साथ ट्रीट हो जाते हैं, और ग्राम नेगेटिव जो हैं वो उस तरह की एंटीबायोटिक के साथ ट्रीट. तो ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकती है अगर उसके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप नहीं है तो. बिल्कुल डॉक्टर नमिता, हम आपको हम ईमेल में मैं भिजवा दूंगी आप इसका नाम बुक का. ये नंबर नाम नहीं आ रहा आपका 1 2 3 4 5 6. आपका जो सवाल है इसमें आपके आंसर्स मिलेंगे. आपके लोगों का एक लेक्चर अपकमिंग लेक्चर है इम्यूनाइजेशन पे. इम्यूनाइजेशन में आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे इंशाल्लाह. ठीक है, थैंक यू. अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंस एंटेरोकोक्साई. ये रेजिस्टेंस है वैंकोमाइसिन से जो एंटेरोकोक्साई है, एंड मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस एंटेरोकोक्साई. बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जो हमें फेस करना शुरू कर दिए हैं और आने वाले टाइम में न जाने कितना ज्यादा हमें इसका चैलेंज फेस करना पड़ेगा. इसीलिए इन्फेक्शन कंट्रोल की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है डे बाय डे. तो क्या करते हैं ये एंटेरोकोक्साई कि वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोक्साई एंड मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट एंटेरोकोक्साई MDRE या VRE have become severe cause of concern. VRE was first identified in the United States in 1989, but by 2004 it was the cause of the 1/3 of all healthcare associated infection in intensive care units. एक बहुत बड़ा सोर्स बन गया था ये ICUs के अंदर जो हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस होते हैं VRE एंड MDRE, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट बहुत बढ़ गया था रिलेटेड टू द यूज ऑफ द वैंकोमाइसिन. इसीलिए ये हुआ था कि इनिशियली जब देखा गया कि वैंकोमाइसिन से रेजिस्टेंस इस कदर तेजी से बढ़ रहा है VRE एंड MDRE, तो उन्होंने क्या किया कि वैंकोमाइसिन को के ऊपर चेक्स लगा दिए कि अननेसेसरी वैंकोमाइसिन को यूज नहीं करना. लेकिन हम आगे देखेंगे कि इसका क्या और एहतियाती तदाबीर और मजीद करनी चाहिए. देयर आर द सेवरल फिनोटाइप्स बट 2 टाइप आर मोस्ट कॉमन इन द यूनाइटेड स्टेट्स. वेन ए, तो ये क्या करता है, वेन ए क्या है कि रेजिस्टेंट टू वैंकोमाइसिन एंड टाइकोप्लेनिन. 2 किस्म की ग्राम पॉजिटिव को जो कवरेज देने वाली एंटीबायोटिक्स है उसके अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है. तो वेन ए कहलाया रेजिस्टेंट टू वैंकोमाइसिन एंड टाइकोप्लेनिन, और वेन बी जो है वो रेजिस्टेंट टू जस्ट वैंकोमाइसिन. तो VRE इन्फेक्शंस आर द ट्रीटेबल बाय अदर एंटीबायोटिक्स, बट MDRE जो हमारी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है, क्योंकि वो टेकोप्लेनिन से भी रेजिस्टेंट है और वैंकोमाइसिन से भी, इन्फेक्शन आर इंक्रीजिंगली रेजिस्टेंट टू द 2 और मोर एंटीबायोटिक्स, यानी 2 और 2 से ज्यादा एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस होने वाला जो आपका जो एंटेरोकोक्साई है, इसको ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट होता चला जा रहा है.
ठीक है, including vancomycin. Restriction of the vancomycin use alone has not proven successful in controlling development of the VRE and MRE. यानी सिर्फ vancomycin के ऊपर अगर आप चेक लगा देंगे तो हम VRE और MDRE को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत सारी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है, सच एज क्लिंडामाइसिन, सेफ्लोस्पोरिन, एजेटोनेम एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, माइनोग्लाइकोसाइड्स हैं, मेट्रोनाइट्रोजोल है। ये सारी जो ड्रग्स हैं इनके ऊपर भी चेक्स लगाने पड़ेंगे अगर हमें VRE और MDRE को कंट्रोल करना है। Prior antibiotic use is present is almost all patients with MDRE. Other risk factors including prolonged hospitalization and intra-abdominal surgeries. वो तमाम ऐसे, इसीलिए बहुत सारी ऐसी गाइडलाइंस आ रही हैं जिसमें डे केयर सर्जरीज को प्रेफर किया जा रहा है, कम से कम हॉस्पिटलाइजेशन को प्रेफर किया जा रहा है। जितना कम हॉस्पिटलाइजेशन होगी उतना ही ज्यादा रिस्क ऑफ जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है वो कम होता जाएगा, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कम होता जाएगा। जब रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कम होगा तो एंटीबायोटिक का यूज उसके ऊपर कम होगा। तो अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स को अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि कितना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। फिर वो सर्जरीज जो इंट्रा एब्डोमिनल सर्जरीज हैं, क्योंकि वहाँ पे इंटेस्टाइनल फ्लोरा बहुत ज्यादा वहाँ पर है, पूरा इंटेरोबैक्टीरिया वहाँ पे मौजूद है, और इस तरह से और बहुत सारे हमारे फ्लोराज हैं जो एब्डोमिनल के अंदर नॉर्मली बेनिफिशियल एंड नॉन बेनिफिशियल सूरत में वहां रह रहे हैं, जो अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन बन जाते हैं, वहां पे भी उनकी रेजिस्टेंस डेवलप होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। एंटेरोबैक्टर एक और ऑर्गेनिज्म, इंपॉर्टेंट नोसोकोमियल पैथोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरियस इन्फेक्शंस। बहुत ज्यादा रिस्क है हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस में और बहुत कंट्रीब्यूशन है एंटेरोबैक्टर की। Enterobacter calci and Enterobacter aeruginosa rarely cause disease in a healthy individuals. जो लोग आमतौर पे हेल्दी हैं उनको ये डिजीज कॉज नहीं करता, लेकिन आर सेल्डम सीन इन द कम्युनिटी आउटब्रेक। कम्युनिटी में भी इसका आउटब्रेक आमतौर पे नहीं देखा जाता है। Particularly lethal among very young and very old hospitalized patients and those already suffering from the serious underlying conditions. जो पहले ही बहुत प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन है, किसी सीरियस डिजीज के साथ चल रहे हैं, या इन्फेंट जो बहुत ही लो अंडरवेट बच्चे हैं या बहुत ही यंग छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर इनका इन्फेक्शन बहुत देखा गया है हॉस्पिटल्स के अंदर। द एवरेज मोर्टेलिटी रेट इज एस्टिमेटेड एट 20 to 46% एंड पॉसिबली हायर, क्योंकि ये बहुत ही लीथल है। अगर किसी को इसका इन्फेक्शन लग जाता है तो उनके अंदर मोर्टेलिटी रेट काफी हाई है। Risk factor for nosocomial enterobacter species in infections including extended hospitalization, जो ज्यादा अरसा तक हॉस्पिटल में रह रहे हैं, and invasive procedure within the last 3 days, जो हमारी एपिडेमियोलॉजिकली हमने इन्फेक्शंस के जो एक क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंगली अगर 3 दिन से ज्यादा हो गए हैं और इन्वेसिव प्रोसीजर्स हुए तो उसके अंदर बहुत ज्यादा रिस्क है कि एंटेरोबैक्टर इन्फेक्शंस कॉज कर सकता है। ट्रीटमेंट विद एंटीबायोटिक इन द पास्ट मंथ, अगर प्रीवियसली इसकी कोई ड्रग थेरेपी हुई है तो उनके अंदर बहुत ज्यादा एक रिस्क हो सकता है कि इन्फेक्शन कॉज करेंगे। एंड सेंट्रल वीनस कैथेटर ये एक बहुत बड़ा सोर्स है। For infection with nosocomial multidrug resistant strain, specific risk factors are the recent use of the broad spectrum cephalosporin, aminoglycosides, and ICU care. Certain antibiotic, particularly third generation cephalosporin, should be avoided because resistance mutant can appear quickly and multiple antibiotic resistance complicate management of the infections. ये जो हम पहले दिन बात कर रहे थे कि CDC ने इसको फोरकास्ट कर दिया है कि 2025 में छोटे छोटे से कट्स भी जो हैं वो इतना रेजिस्टेंस डेवलप कर लेंगे कि मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाएगा। तो उस वक्त एंड अब और आने वाले टाइम में भी जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रह जाएगी वो इन्फेक्शन, बहुत ही अच्छा एक्सटेंसिव किस्म के इन्फेक्शन कंट्रोल की एप्लीकेशन होगी जो हमें हॉस्पिटल्स में करनी पड़ेगी। The source of infection may be exogenesis, यानी कि उसके अपने जो अपना एक कोलोनाइजर है स्किन के ऊपर या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में या यूरिनरी ट्रैक्ट में। तो एक्सोजेनेसिस भी हो सकता है, एंडोजेनेसिस भी हो सकता है, अंदर से भी और बाहर एनवायरनमेंट से भी ये ले सकता है।
एंटेरोकोक्साई या ग्राम पॉजिटिव फैकल्टेटिव, यानी ये ऑक्सीजन एंड विदाउट ऑक्सीजन दोनों में ग्रो कर सकता है, लेकिन प्रेफर करता है ऑक्सीजन, बट एबल टू सर्वाइव विदाउट इट. Cocci that usually occur in pair. Only a few of the 21 species cause human infections. 21 में से कुछ हैं जो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं. Enterococci are the part of the normal flora of the gastrointestinal tract, which is the reservoir for the most nosocomial infections. But they can also be found on skin, wound, and chronic decubitus ulcers, जो हमारे blood sores या pressure ulcers की वजह से होते हैं. Or they were formerly classified as streptococci and look similar. E. fascialis causes 60 to 90% of infections, and E. fasciatum causes 5 to 16%. But E. fasciatum, the increases concern because it has developed vancomycin resistant strain. Enterococci are difficult to treat because they are intrinsically resistant to the numerous antibiotics. इसके अपने अंदर एक capability है, including penicillins and cephalosporin. Additionally, they have acquired resistance to many others, including tetracycline and vancomycin. Infection include urinary tract infection, bacteremia, endocarditis, as well as infection in the wound and the abdominal or pelvic areas. Person-to-person transmission is common in nosocomial infections. तो enterococci hospitals के अंदर तबाही मचाता है अगर हम अच्छा इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं करते या सिंपल हैंड हाइजीन नहीं करते. एक और ऑर्गेनिज्म, लेकिन हम क्या थोड़ा सा ब्रेक लें, चाय पी लें. थोड़ा सा ब्रेक लेके 10-15 मिनट की चाय पी लें, क्योंकि ये इसको एब्जॉर्ब करना है थोड़ी सी हिम्मत के साथ. क्यों भाई, 5 वोट आए हैं यस के और 2 आए हैं नो के, तो मेरा ख्याल है कि जमहूरियत है, मेजोरिटी को हम प्रेफर करते हैं और चाय पीते हैं. कि मुझे भी चाय पीनी है, वेरी डिफिकल्ट टू एब्जॉर्ब. अच्छा आपने पी है, वेरी गुड, मुझे पीने दें. थैंक यू. तो हम अभी इस वक्त पूरे 11